नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीट में आने वाली हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि तक अध्ययन कर लिया है। आज हम खेल आधारित विधि को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है किंडरगार्टन या बालोद्यान शिक्षण विधि। तो विधि के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये खेल आधारित विधि होगी। आज से अपन जो भी खेल आधारित विधि है वो एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली विधि खेल आधारित किंडरगार्टन या बालोद्यान शिक्षण विधि। अब अपन नाम जान लेते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। किंडरगार्टन नाम कैसे पड़ा? तो किंडर का अर्थ होता है बच्चे और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा, मतलब बच्चों का बगीचा। अब ये शब्द आया कहाँ से? तो यह शब्द जर्मनी भाषा का है, जर्मनी भाषा से आया है। अब ये जर्मनी भाषा से शब्द कैसे लिया, क्यों लिया, उसको भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले बार बार एग्जाम में पूछने वाला अपन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इनके जन्मदाता कौन है, इस पद्धति के जन्मदाता कौन है और ये पद्धति आई कैसे। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक विल्हन आगस्ट फ्रॉबेल महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। इसके जन्मदाता है, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अकेला फ्रॉबेल नाम ध्यान रखोगे तो काफ़ी है। इनका बर्थ है 1782 और मृत्यु है 1852 ईस्वी। अब आप पहला प्रश्न बना कि बालोद्यान पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल। ये शब्द कहाँ से आया? तो जर्मनी भाषा से आया है ना। किंडर का अर्थ क्या होता है? बच्चे। गार्टन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। और बालोद्यान मतलब बालकों का उद्यान। अब देखो आगे, ये जर्मनी से कैसे आया, कैसे नाम पड़ा, उसको जानते हैं। इन्होंने जो फ्रॉबेल महोदय, इन्होंने 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग, अब ये ध्यान रखना, जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर एक शिशु विद्यालय खोला और इस विद्यालय का नाम इन्होंने किंडरगार्टन रखा था। इसलिए 1837 में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन हुआ और यह जर्मनी में हुआ था, इसीलिए इस विधि का नाम किंडरगार्टन पड़ा और यह लाने वाले फ्रॉबेल महोदय थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम याद रखना, एजुकेशन ऑफ मैन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक किसकी है? तो फ्रॉबेल महोदय की है। इन्होंने इस विधि में कहाँ तक के बालकों को शिक्षा दी जाए तो बताया कि 4 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए यह विधि उपयोगी है। ये भी पूछा जा सकता है कि बालोद्यान पद्धति या बालोद्यान विधि कौन से आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है? तो 4 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए। इन्होंने विद्यालय का समय रखा था, जो उन्होंने विद्यालय खोला था उनका समय इन्होंने रखा था सुबह से शाम तक। बच्चे कभी भी खेल खेल में पढ़ सकते हैं। और इन्होंने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया था वो भाषा की सामान्य जानकारी, मतलब छात्रों को सामान्य वर्णमाला सिखाना, अंकगणित की सामान्य जानकारी, सामान्य 1 2 3 4 सिखाना, 1 2 3 4, और व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान, मतलब छात्र स्वयं एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी सम सफाई से कैसे रहे, अपने आसपास के वातावरण को साफ कैसे रख सके। आगे देखिए, फ्रॉबेल महोदय ने पाठशाला को एक उद्यान की संज्ञा दी है। बिल्कुल, ये परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये पूछा जाता है, कई बार भी पूछा गया था कि फ्रॉबेल महोदय ने पाठशाला को किसकी संज्ञा दी है? तो पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी है या स्कूल की संज्ञा दी कह सकते हैं। अध्यापक इनके एक माली के समान होता है, बच्चे एक पौधे के समान होता है। ये फ्रॉबेल महोदय का कहना है कि स्कूल तो एक बाग है, बगीचा है या उद्यान है, अध्यापक उसका माली है और बच्चा उसका पौधा है। तो ये परिभाषा कई बार रीट एग्जाम में, जो अपने पिछली बार रीट एग्जाम हुआ था उसमें सेकेंड लेवल के सेकेंड द्वितीय भाषा जो हिंदी होती है उसमें यह स्पष्ट पूछा गया था कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। तो इसका उत्तर था फ्रॉबेल। हो सकता है इस बार कुछ और बदल के दे दे, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, दूसरी परिभाषा भी इन्होंने ये दी थी कि इनके अनुसार जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए खाद
पानी और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है और इन्हें पाकर पौधों में स्वयं विकास होता है, उसी प्रकार छात्र भी उपयुक्त संरक्षण एवं सुविधाओं में विकसित होता है। यानी फ्रोबेल महोदय का कहना है कि एक पौधा होता है तो उसको अच्छा खाद मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए और वातावरण, हवा, प्रकाश आदि अच्छा मिल जाए तो पौधा स्वयं बहुत अच्छा विकास करता है। उसी प्रकार एक छात्र होता है, उसको उपयुक्त संरक्षण यानी अच्छा शिक्षक मिल जाए और अच्छी सुविधा मिल जाए तो वो भी उस पौधे के समान अच्छा विकास करेगा। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है, बच्चे पौधे के समान है। और जहाँ पौधा, बाग आदि शब्द आ जाए आपको आंख बंद करके फ्रोबेल महोदय कर देना है। इन्होंने शिक्षण पद्धति में खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने यही कहा है कि बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दो, बच्चा मनोरंजन से सीखे, आनंदित होकर सीखे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रतिपादक कौन है, इन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन कब किया आदि। इस पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब देखो, पहली विशेषता है स्वतंत्रता, दूसरी है आत्मक्रिया, तीसरी है सहज क्रियात्मकता और चौथी है मनोरंजन। तो पहली स्वतंत्रता यानी बालक स्वतंत्रता पूर्वक इस विधि में खेल खेल के सीखता है। दूसरा आत्मक्रिया, स्वयं क्रिया करके भी सीखता है, क्योंकि क्या करता है, उस खिलौनों को, उस उपहारों को जोड़ता है तो स्वयं क्रिया करेगा। सहज क्रियात्मकता, स्वाभाविक रूप से क्रिया करेगा और उनको साथ में मनोरंजन भी मिलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ेगा, बिखेरेगा तो उसको मनोरंजन होगा। तो इस पद्धति की ये विशेषताएं है। नेक्स्ट, हिंदी शिक्षण में इसका प्रयोग, क्योंकि हम हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं इसलिए हम जान लेते हैं कि हिंदी शिक्षण में यह विधि किस प्रकार उपयोगी है। तो देखो, छात्र खेलों या उपहारों से अक्षरों को बनाना और लिखना सरलता से सीख जाते हैं। नई नई वस्तुओं के नाम एवं आकार की जानकारी नहीं हो पाती है। अब हिंदी शिक्षण में क्या होता है कि छात्र को खेलों या उपहारों से अक्षरों को बनाना और लिखना सिखाया जाता है। अब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपहार को इकट्ठा, या उपहार यानी वो खिलौने के रूप में ही होते हैं, अलग अलग कलरिंग में होते हैं और उस कलरिंग को, अलग अलग कलरिंग के उपहारों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको बच्चों को कहा जाता है कि इनको जोड़ो और इनको बिखेरो। तो वो जोड़ेंगे, बिखेरेंगे तो उसके द्वारा एक वर्णमाला का अक्षर बनाना वो सीखेंगे। पर इसका दोष यह है कि इसमें नई वस्तुओं के नाम व आकार की जानकारी बच्चों को नहीं हो पाती है, सिर्फ वर्णमाला तक ही सीमित रहता है। इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में दो अन्य साधनों का भी उपयोग किया है, यानी सिर्फ खेलों और उपहारों के अलावा भी इन्होंने ये देखा कि शिक्षण पद्धति में और किस आधार पर बच्चों को सिखाया जाए। तो गीत या कथा तथा कहानी या अभिनय के द्वारा भी छात्रों को सिखाया जा सकता है, भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे उपहारों के आदान प्रदान के समय लय युक्त पद्यों का ज्ञान होता है। जब उपहारों का आदान प्रदान होता है, वो कलरिंग जो उपहार होते हैं अलग अलग रंग के, उसका बच्चे आपस में एक दूसरे को देते हैं। उस समय क्या होता है कि उनको कोई कविता है, छोटी सी बच्चों के लायक कविता होती है, उसको बोलने के लिए, लय से बोलने के लिए कहा जाता है। छात्र क्या करते हैं, उस कविता को दोहराते हुए वो खिलौनों को, एक दूसरे को, उपहारों को देते जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, छात्रों को कविता याद भी हो जाती है, मौखिक ज्ञान भी हो जाता है, छात्रों को शब्द उच्चारण का ज्ञान भी हो जाता है, अभ्यास भी हो जाता है और कविता पाठ का भी अभ्यास हो जाता है। छात्र अच्छी तरह से कविता पाठ करने लगते हैं। तो उपहारों के आदान प्रदान से छात्र है वो हिंदी शिक्षण में छोटी छोटी कविताओं को याद करके बोलना सीख जाते हैं। दूसरा है कथा एवं कहानी सुनाई जाती है छात्रों को तथा उनका मनोरंजन किया जाता है। एक शेर चीता वाली कहानी है या ऐसी कोई कहानी है जो बच्चों को बड़ा मजा आए, वैसी कहानी सिखाई जाती है और फिर कहा देखो शेर आया, ये चीता आया। इस प्रकार छात्रों को मनोरंजन के पूर्वक सुनाया जाता है, जिससे क्या होता है, छात्रों में मनोरंजन उत्पन्न होता है और यार हाँ शेर आ गया, चीता आ गया, तो उनको ऐसा लगेगा और कल्पना शक्ति का विकास भी होगा कि हाँ मेरे सामने शेर आ रहा, मेरे सामने चीता। इस तरह से काल्पनिक कहानियों को उनको सुनाया जाता है और बालक के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है और छात्र को भाषा का ज्ञान हो जाता है। हिंदी में अपन देख रहे हैं इसलिए पाठ्यक्रम में अंकगणित भी था, स्वच्छता वाला भी था, पर अपन हिंदी की दृष्टि से देखें तो अपने को यहाँ पर भाषा का ज्ञान करवाना है। इस पद्धति से छात्रों को खेल का आनंद अवश्य मिलता है और हंसते हंसते कठिन प्रकरणों को जान लेते हैं, परंतु इसमें समय बहुत लगता है।
अब छात्र क्या करते हैं भाई, उफारों का आदान प्रदान करेंगे, खेल खेलेंगे, खेल खेल में कोई गोला बना के भी खेल खेल सकते हैं, अन्य कोई भी गेम खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसको खेल कर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हंसते हंसते कठिन प्रकरणों को सीख लेते हैं। तो सीख तो जाते हैं छात्र, पर होता क्या है, उनको समय बहुत लगता है सीखने में, क्योंकि इस तरह से खेल खेल में अगर वो सीखने जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो इस पद्धति का दोष यही है कि छात्रों को सीखने में समय ज्यादा लगता है। अब भारत में बात करें तो भारत में पंडित देवी दत्त के द्वारा एक किंडरगार्टन बॉक्स बनाया गया था। उस बॉक्स के द्वारा छात्र खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन बॉक्स भारत में किसने बनाया था, तो आप याद रख लीजिएगा, पंडित देवी दत्त ने बनाया था। यहाँ पर बच्चों ये विधि समाप्त होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसके नाम को आपको ध्यान रखना है और इसके जन्मदाता आपको ध्यान में रखने हैं। इनकी दो परिभाषा महत्वपूर्ण है, वो आपको इसके ध्यान रखनी है। पुस्तक का नाम ध्यान में रखना है और आयु वर्ग आपको ध्यान में रखना है। इतना आप ध्यान में रख लोगे तो आपकी ये विधि कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, क्योंकि मेरे पिछले 10 वर्ष का अनुभव है, मैंने देखा है कि इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो ज़्यादा डीप जाकर अपना समय बर्बाद न करें। फिर भी आपको अगर कोई कठिनाई महसूस होती है, आपको ये लगता है कि ये मुझे कंफ्यूजिंग है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे कह सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो या हम इसके बारे में आगे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है इसमें, पर एग्जाम की दृष्टि से जितना उपयोगी है उतना मैंने सारा इस वीडियो में आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपको उसमें पहले ये बता दूंगी। इसी आशा के साथ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।